Hello everyone, welcome to our YouTube channel Akash Wankhede Academy AWA राठीनगर अमरावती। मैं आज आपके सामने इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन, जिसका दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, जो प्रोसेस डेरिवेटिव में होता है बेटा, उसका एग्जैक्टली अपोजिट या रिवर्स प्रोसेस इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन में रहता है। और उसका आज हम बेसिक देखने जा रहे हैं। और जब भी कोई टॉपिक का बेसिक बोला जाएगा तो डेफिनेटली उसका कंसेप्ट, उसके फॉर्मूलाज, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है इफ़ डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर जी ऑफ एक्स है, देन जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा। सी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। और वैसे मैंने यहाँ लिखा भी है वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड सी कैन टेक इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज। ओके ना, अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और आपको फॉर्मूला पढ़ते पढ़ते एक चीज़ डेफिनेटली क्लियर होगी कि जो फॉर्मूलाज हम डेरिवेटिव में पढ़े थे उसके एग्जैक्टली अपोजिट फॉर्मूलाज इधर होते हैं। उसका सबसे पहला ही एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यानी 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो dx है यहाँ पे, इट इंडिकेट्स इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करते समय ddx लेते थे, वैसे अगर इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है बेटा तो dx लिखना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो फिर इंटीग्रेशन के अंदर dy लिखना पड़ेगा। ओके, तो याद करो जब आप x का डेरिवेटिव करते थे, x का डेरिवेटिव जब x के साथ करते थे तो आप उसका आंसर 1 लिखते थे। तो आज उल्टा है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको x मिलेगा। कम इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n करेंगे तो बेटा पता है इंटीग्रेशन में पावर x से बढ़ता है तो n के जगह आएगा n+1 अपॉन n+1। अच्छा, ये जो n है दैट शुड बी कांस्टेंट, वो कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो x के ऊपर जो भी बेटा टर्म आएगा उसको फिर आप x से बढ़ा सकते हो। फिर यहाँ जो पावर आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और या फिर ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। बस जब तक वो पावर कांस्टेंट है फिर आप उसको x से बढ़ा सकते हो। ओके ना, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ x आएगा सपोज, तो आप बताओ इस x के ऊपर पावर कितना है? बाय डिफॉल्ट 1 है, तो इसके ऊपर का 1 और +1, तो ये आ जाएगा x² + c। हमेशा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखने के बाद या फिर सॉल्व करने के बाद +c लिखना अनिवार्य है, बिकॉज दैट c इंडिकेट्स दैट आंसर विच इज नॉट डिफाइंड। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आंसर इसमें नहीं इंक्लूड हो रहा है वो इंक्लूड इस c में होता है, जो डिफाइंड नहीं किया हुआ है वो c में रहेगा बचा हुआ आंसर। ओके, और दूसरी बात, अब बेटा यहाँ पे अगर आगे फॉर्मूला आप समझोगे तो उसमें आएगा a⁴x का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन है a⁴x अपॉन log a। आप इसका डेरिवेटिव याद करो, ये log a इंटू में होता था p², लेकिन अब इंटीग्रेशन के टाइम ये log a नीचे जाएगा। अब ये हुआ a⁴x का, अब e⁴x का इंटीग्रेशन करेंगे, और e⁴x का इंटीग्रेशन सिर्फ e⁴x आएगा, क्योंकि बेटा आप ज़रा सोचो a के लिए अगर नीचे log a आ सकता है तो कुछ लोगों के दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि सर e के लिए नीचे log e क्यों नहीं आया। डेफिनेटली आप नीचे log e लिख सकते हो, लेकिन log e का वैल्यू 1 होता है, इसलिए नहीं भी लिखा तो चल जाएगा। तो ये बाय 1 गेट 1 फॉर्मूला है। उसके बाद 1/x का इंटीग्रेशन log x टू द बेस e। वैसे log के यहाँ पे बेस में e नहीं भी दिया तो भी चलेगा,
क्योंकि बाय डिफॉल्ट लॉग के बेस में वैसे भी ई होता है। आप डेरिवेटिव याद करो, log x टू द बेस ई का डेरिवेटिव आप 1/x बोल देते, लेकिन आज आप 1/x का इंटीग्रेशन log x टू द बेस ई बोल सकते हो। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² और 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस सी। अब 1/x का डेरिवेटिव याद करो, इट वॉज -1/x²। तो उल्टा बेटा 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x प्लस सी। दूसरी बात, कुछ लोगों के दिमाग में ये शुरू होगा कि सर ये इनडिफाइंड इंटीग्रेशन है, तो इसके बाद जो आप यूनिट पढ़ोगे वो रहेगा डिफाइनेड इंटीग्रेशन। अब इनडिफाइनेड इंटीग्रेशन में और डिफाइनेड इंटीग्रेशन में फ़र्क क्या है? तो बेटा इनडिफाइनेड इंटीग्रेशन में यहाँ इंटीग्रेशन को कोई लिमिट्स नहीं रहेंगे ऊपर नीचे, और जब आप डिफाइनेड इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब इस इंटीग्रेशन के यहाँ एक लोअर लिमिट और यहाँ एक अपर लिमिट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल a to b, 5 to 10 लाइकवाइज। ओके, नाउ अब हम थोड़ा आगे जाएंगे। नंबर 8, 1/√x। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या रे बाबा? तो इट विल बी 2√x प्लस सी। तो ये बेटा बेसिक फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन के जो आपको पता होने ज़रूरी है। चलो अब थोड़ा इसको मैं और एडवांस बना देता हूँ। कभी अगर सपोज कांस्टेंट आ गया कि कभी अगर आपको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो बेटा फिर आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तो जो भी कांस्टेंट आएगा उसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंड देन प्लस सी लिखना पड़ता है। यानी एक डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का भी फॉर्मूला अवेलेबल है, यानी कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन होता है। जब बात डेरिवेटिव की आती है तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा। अगर मैं आपको 5 का डेरिवेटिव पूछूं तो 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन वही अगर मैं आपको 5 का इंटीग्रेशन पूछूं तो आज से आगे याद रखना 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, 5 का इंटीग्रेशन 5x होता है, यानी उस कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई में आ जाता है। इसलिए मैंने k को x से मल्टीप्लाई किया। आप यहाँ पे वैसे मेंशन करना वेयर k इज अ कांस्टेंट। ओके ना, और यहाँ पे भी एक सिंपल था कि ये जो n है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -1। -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये -1 हो गए तो -1 + 1 0 हो जाएगा। और आप लोगों को हमेशा उस केस को प्रिवेंट करना पड़ता है जिस वैल्यू के वजह से डिनोमिनेटर 0 होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे n नॉट इक्वल टू -1 लिखा है, यानी यहाँ पे -1 नहीं, उसके अलावा कोई भी पावर है तो चलेगा। ओके, नंबर 10 सपोज अगर सपोज बेटा √x न्यूमरेटर में आता है तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। लेट मी क्लियर यू, √x का अगर आपको डेरिवेटिव पूछा जाए, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। लेकिन √x का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं। सो लेट मी क्लियर यू, बेटा आप कोई क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, कोई भी पावर x के ऊपर आता है तो बाय डिफॉल्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे x के ऊपर पावर 1/2 है, क्योंकि रूट का मीनिंग पावर में 1/2 रहेगा। फिर x⁻² अगर 1/2 है तो उसको x से बढ़ा दो, तो x से अगर इसको बढ़ा दोगे तो इट विल बी x⁻³ 3/2, क्योंकि इसके ऊपर 1/2 है। 1/2 में +1 करोगे ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि x के ऊपर जो भी पावर आएगा उसको x से बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ x के ऊपर 1/2 है तो उसमें +1 कर दो, सो इट विल बी 3/2। अगर ऊपर 3/2 है तो नीचे भी 3/2 आएगा और लिखोगे प्लस। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में आप इस 3/2 को उल्टा करके 2/3 भी लिखोगे तो चलेगा। तो आप इसको थोड़ा और क्लियर कर सकते हो, सो इट विल बी लाइकवाइज। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो सब स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि सर और इसमें
ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज नहीं आते क्या? डेफिनेटली मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे और उसमें ट्रिग्नोमेट्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स को ट्रिग्नोमेट्री हुआ वो एक कैंसर है, वो फैलते जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखो सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉस एक्स होता है। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव याद करो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स था और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। उसके बाद कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन एक्स होगा, ये क्लियर याद रखना सब लोग। tan एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स होता है, या फिर आप इसको और करके माइनस log ऑफ cos एक्स भी बोल सकते हो। कम ऑन, दोनों रास्ते हैं। अब दो में से कोई एक याद रखना, log ऑफ सेक एक्स। और ये इसके भरोसे ऐसे क्यों बना है, तो आप एक log का प्रॉपर्टी याद करो, ये माइनस को आप ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो और log ऑफ cos x का इन्वर्स, और cos x का इन्वर्स बोले तो 1/cos x और 1/cos x बोले तो sec x, यानी दोनों का मीनिंग सेम है, बस प्रेजेंटेशन उसका समझना है। cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c, इसको भी आप और करके लिख सकते हो। तो सेक का उल्टा अगर कॉस है बेटा, तो डेफिनेटली साइन का उल्टा आपको याद है कोसेक एक्स होता है, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। वापस ये माइनस ऊपर ट्रांसफर, तो कोसेक एक्स का इन्वर्स, कोसेक एक्स का इन्वर्स बोले तो 1/कोसेक एक्स और 1/कोसेक एक्स बोले तो साइन एक्स। अब आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये इंटरेस्टिंग है। कम ऑन, तो सीक्वेंस आपको पता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक, सेक एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, और बाद में आता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन बेटा log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर आप इसको और एक फॉर्मूले के साथ याद रख सकते हो, log ऑफ मॉड ऑफ tan x/2 प्लस सी। कम ऑन, ये कैसे आया, तो आप सिंपल कोसेक को 1/sin, कॉट एक्स को cos/sin लिखो, फिर दोनों के डिनोमिनेटर में sin x आएगा, न्यूमरेटर में 1 - cos x आएगा, फिर 1 - cos x को 2sin² x/2 लिख सकते हो। नीचे sin x के लिए जगह 2sin x/2 इंटू cos x/2, तो एक sin x/2 एक sin x/2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर sin x/2 बचेगा और नीचे cos x/2 बचेगा, एंड दैट विल बिकम tan x/2। तो इससे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ये वाला है, आप दो में से कोई भी यूज़ करो, इट इज़ मोर एक्यूरेट। तो ये 6 तो वेल नोन है आप लोगों को, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखो। इसकी छोटी मोटी ट्रिक्स बताता हूँ बेटा। सीक्वेंस अगर आपको नीट एंड क्लीन पता है तो आप दिमाग में ये सिग्नल भेज दो अब कि साइन कॉस का इंटीग्रेशन सिंगल टर्म में होता है। देखो, टैन और कॉट का इंटीग्रेशन लॉग के साथ सिंगल टर्म होगा, चेक करो, लॉग के साथ सिंगल टर्म्स, और सेक कोसेक का इंटीग्रेशन लॉग के साथ 2 टर्म्स। तो ये सिंपल अगर आप दिमाग में भेजोगे तो जल्दी याद रख पाओगे, और 2 के पेयर में याद रखो ना। और इंटीग्रेशन में कुछ एंटीक चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, sec² x का इंटीग्रेशन, अभी तक के आपने कोई भी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं देखा था, लेकिन एक आपको याद रखना है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन से रिलेटेड है
उसमें सिर्फ 2 स्क्वायर के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपको इसमें अवेलेबल दिखेंगे। उसमें से है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, याद रखना। क्यों? इसका उल्टा आपको याद है, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता था, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x। उसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स। आज से आगे दिमाग में नीट एंड क्लीन रखो, इंटीग्रेशन में 2 ही ऐसे स्क्वायर है जिसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अवेलेबल है। सेक स्क्वायर एक्स का tan x, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का आएगा बेटा माइनस कॉट एक्स। याद करो, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। और एक इसमें आपको पता चलेगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स है। क्यों? क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, एक्जैक्टली वाइस वर्सा। और एक आखिरी इसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेवेंट आएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डेफिनेटली इसका होगा माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो बेटा एक मस्त और नीट एंड क्लीन आपके सामने मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज रखे हुए हैं, उसको आप बराबर ऑब्जर्व करो तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रख सकते हो। वापस 2-2 के ग्रुप में इसको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज बता दिए, क्या इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज नहीं होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। देखो सब लोग, 1/√(1 - x²). पहले तो ये याद करो कि ये डेरिवेटिव की लिस्ट में ये किसका डेरिवेटिव होता था। तो कुछ अच्छे स्टूडेंट के दिमाग में जल्दी आएगा कि सर हम इसको साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बोलते थे, याद करो। तो आप इसको साइन इनवर्स x + c लिख सकते हो, कम ऑन। या फिर बेटा आप इसको माइनस कॉस इनवर्स x + c भी लिख सकते हो। सर ऐसे कैसे? क्योंकि याद करो साइन इनवर्स x का और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव ये वाला ही होता था, बस फ़र्क ये है कि साइन इनवर्स x के टाइम ये पॉजिटिव रहता था और कॉस इनवर्स x के डेरिवेटिव के टाइम इसको हम निगेटिव लगाते थे। इज इट क्लियर? तो आप 2 में से कोई भी आंसर यहाँ लिख सकते हो। अब शायद आपको एक आइडिया आ गया होगा जो आपकी दुनिया बदल सकता है। इसका आएगा बेटा tan इनवर्स x, कम ऑन। और इसको ही आप वापस लिख सकते हो माइनस कॉट इनवर्स x + c। दोनों का डेरिवेटिव सेम है, कम ऑन। ये सारे फेमस फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। 1/(x√(x² - 1). ये फॉर्मूला है सेक इनवर्स x का, या फिर आप इसको बोल सकते हो माइनस कोसेक इनवर्स x + c। तो याद करो इसके डेरिवेटिव ये होते थे, बस ये तीनों के लिए पॉजिटिव होते थे और ये तीनों के लिए ये निगेटिव होते थे, कम ऑन। इसमें मैं और छोटा सा चीज़ याद ऐड करना चाहूँगा, 1/(x × (x²-a²). ये भी एक एंटिक फार्मूला है, इसमें इसको याद रखना बेटा। ये थोड़ा मिलता जुलता है इसके साथ है, चेक करो। तो इसको 1/a सेक इनवर्स ऑफ x/a बोलते हैं, कम ऑन। 1/a सेक इनवर्स ऑफ x/a लगे तो आप इसका डेरिवेटिव करके देखना, आपको यही आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ अब वापस इसमें थोड़े एडवांस फार्मूलाज ऑफ 1/x² - a², या फिर पहले प्लस वाला देख लो। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² का क्या होता है, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ये सारे फॉर्मूलाज आगे के बराबर समझना इम्पॉर्टेंट है। अब बेटा 26 में आप छोटा सा फर्क देख सकते हो। 1/a
एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ बीच में प्लस है यहाँ माइनस है, ऐसे बीच में माइनस आ जाएगा, फॉर्मूले में चेंजेस ऑब्जर्व करना, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब और छोटा सा ट्विस्ट इस कहानी में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इट विल बी 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अगर बेटा बीच में प्लस है तो tan इनवर्स जाएगा और बीच में माइनस है तो आंसर लॉग में रहेगा। दूसरी बात, जब बीच में माइनस है तो हर एक के सामने 1/2a आएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर पहले है तो यहाँ x के टर्म पहले आएंगे, और a स्क्वायर पहले है तो a के टर्म पहले आएंगे। तो जब a स्क्वायर पहले रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और x स्क्वायर पहले रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो कुछ आप आपके तरीके से याद रखने की कोशिश करो, मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूँ, जो आपको पसंद है वो आप फॉलो कर सकते हो। बस मतलब इससे कि फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्योंकि आगे इसका पूरा यूज है। जब तक बेटा आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे तब तक आपको आगे का इंटीग्रेशन समझने में मज़ा नहीं आएगा। ओके ना, तो ये 3 अच्छे से और नीट एंड क्लीन दिमाग में रखना। इसमें और छोटा सा ट्विस्ट, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। अब बेटा इस 25 में और 28 में फ़र्क देखो, ये सेम है दोनों, ये विदाउट रूट है और ये विथ रूट है, और इसका आंसर देखो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। कम ऑन, हैव अ लुक। उसके बाद 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। आप ये दोनों फॉर्म्युला अगेन बाय वन गेट वन समज सकते हो। काय करायचं, लॉग घ्यायचा, एक्स घ्यायचा प्लस हा उचलायचा, इकडे चिपकवायचा। इथे तसंच लॉग घ्यायचा, एक्स घ्यायचा प्लस, म्हणजे एवढा पार्ट सेम आहे, हा उचलायचा आणि इकडे चिपकवायचा। ये दोनों बराबर आप याद रखो। एक इस कहानी में और एक छोटा सा ट्विस्ट, 1/रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसका आएगा बेटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय। तो आप ये 3 और ये वाले 3 याद करो। छोटा सा फर्क है, ये विदाउट रूट है और ये विथ रूट है। 6 के 6 फॉर्मूला आपको बहुत बार यूज़ करने हैं। अब बेटा इसमें और 3 फॉर्मूलाज इसी से रिलेवेंट रहेंगे। ये जो रूट आपको अब डिनोमिनेटर में दिख रहे थे, ये तीनों रूट हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे और देखेंगे कि उसके लिए फॉर्मूला कैसे तैयार होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपने 28 में देखा था कि यही रूट डिनोमिनेटर में था। अब ये रूट न्यूमरेटर में आया तो इसका एक फॉर्मूला कैसे देखो। हाँ, एक बात याद रखना, जब भी इंटीग्रेशन में रूट के अंदर इस प्रकार का टर्म न्यूमरेटर में आता है तो ऐसे तीनों फॉर्मूले को याद रखना, और तीनों फॉर्मूले थोड़े बड़े हैं। स्टार्टिंग में और पहले इंप्रेशन में ये बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ते रहते हो, लिखते रहते हो, तो ये इसके साथ आप यूज्ड टू हो जाते हो। हर वो बात जो स्टार्टिंग में थोड़ी नई या डिफ़िकल्ट लगती है, ऑड लगती है, लेट मी क्लियर यू, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ये सारी चीज़ें सिंपल बनती जाती है। वैसे भी मैथमेटिक्स में जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना उस टॉपिक को ईजी करेगा। इसका फॉर्मूला देखो बेटा, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। कुछ स्टूडेंट तो ये ख़त्म होने का ही इंतज़ार कर रहे थे, अरे हो गया ख़त्म, कम ऑन। दिखने के लिए पढ़ा है, बट लेट मी क्लियर इट सो सिंपल। आगे जाकर मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। ये 31 था। अब रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ फर्क देखो आप, पहला पार्ट एज इट इज है एक्सेप्ट दिस साइन, तीसरे फॉर्मूला को बराबर ऑब्जर्व करो, इट इज इन दिस वे, कम ऑन। तो बेटा ये तीनों फॉर्मूला एकदम नीट एंड क्लीन याद रखना। अगर ए स्क्वायर पहले आता है, बीच में माइनस है, तो फिर एक थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर पहले है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सपोज अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो ये सेम ही फॉर्मूला यूज होगा। ए स्क्वायर पहले आना क्या और एक्स स्क्वायर बाद में आना क्या, बीच में जब तक प्लस है तब तक दोनों का मीनिंग सेम है। फर्क सिर्फ माइनस के लिए होता है कि एक्स स्क्वायर पहले आया तो अलग रहेगा और ए स्क्वायर पहले आएगा माइनस के टाइम तो अलग रहेगा। प्लस के लिए डजेंट मैटर, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ बेटा ये फॉर्मूला को आप दो अलग पार्ट में याद रखो, ये पहला पार्ट और ये यहाँ से आगे दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को ऑब्जर्व करो, तीनों के सामने x बाई टू है, यहाँ का टर्म उठाओ, यहाँ चिपका दो, तो ये पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट के सामने a स्क्वायर बाई टू है, चेक करो, तीनों के सामने। और ये फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था, जब ये तीनों फार्मूला आप ऑब्जर्व करो, बस ये न्यूमरेटर में है, इसके पहले जो मैंने तीन पढ़ाए थे 28, 29 और 30, तब ये तीनों रूट डिनोमिनेटर में थे, तब उसके फार्मूला ऑब्जर्व करना, ये तीन फार्मूलाज थे उसके। सो ये बाई 3 गेट 3 है। अगर आपको ये तीन याद रखना है तो आपको पिछले वाले तीन पता होने चाहिए, या फिर ये तीन पता है तो आपको पिछले वाले तीन पता हो जाएंगे। ओके, कम ऑन। अब ये तो बेटा थे टोटल 33 फार्मूलाज। अब हम इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। कम ऑन, स्टैंडर्ड रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो आप बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट बना सकते हो, लेकिन एटलीस्ट जो आपको पता होने चाहिए वो मैं यहाँ लिख कर देता हूँ। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पूरे इंटीग्रेशन। लेट मी क्लियर, डैश बोले तो डेरिवेटिव। तो इसको कैसे याद रखोगे? अगर बेटा इंटीग्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है, तब आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स बोले तो डिनोमिनेटर को डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पहले और दूसरे इसको ऑब्जर्व करिए, क्या फ़र्क है। बस ये विदाउट रूट था और ये विथ रूट आया है। तो कैसे याद रखोगे? अगर बेटा इंटीग्रेशन के अंदर रूट के अंदर कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है, तो फिर आप इसको ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। कमन, दोनों में फ़र्क है, ऑब्जर्व करिए। तीसरा, अगर सपोज ई रेज़ टू पावर के ऊपर कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव यहाँ साइड में ही अगर अवेलेबल है, तो फिर आप उसको ई रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी डायरेक्ट लिख सकते हो। कम ऑन। उसके बाद अगर सपोज एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन है, यानी कोई ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर कोई पावर है, लेकिन उस फंक्शन का, मैं पावर का नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस फंक्शन का बोल रहा हूँ, इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव उसके साइड में ही प्रेजेंट हो, तो आपको एक लाइसेंस मिलता है कि आप इसका पावर एक से बढ़ा सकते हो। यानी बेटा ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। डायरेक्ट आप इसका पावर एक से बढ़ा सकते हो। इज इट क्लियर नाउ?
वैसे तो इससे रिलेवेंट आप बहुत सारे फॉर्मूलाज खुद होकर बना सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ये 4 ऐसे हैं जो बहुत बार यूज होते हैं। ओके, उसके बाद e रेज़ टू पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। ये फॉर्मूलाज 11-12 के लिए, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, बीएससी स्टूडेंट के लिए, या फिर हर वो स्टूडेंट के लिए जो 10th के बाद का हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस से रिलेटेड। समझ लो आप लोगों को इंटीग्रेशन की, डेरिवेटिव की, ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x है, यानी यहाँ e रेज़ टू पावर x होना चाहिए और यहाँ के टर्म का डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट है e रेज़ टू पावर x f ऑफ x प्लस c। कम ऑन, ये ऑब्जर्व करो। तो ये कम से कम 5 आपको एनी हो याद रखने हैं। वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, बस एटलीस्ट आप ये 5 याद रखने की पूरी कोशिश करिए। और मैं आपको आगे के कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ। e रेज़ टू पावर ax इंटू साइन ऑफ bx, इसको बराबर समझिए। अगर बेटा e के साथ साइन का टर्म आता है तो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये रिपीटेड टाइम इंटीग्रेशन इसका करना पड़ता है। इसलिए इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाया गया है। वो कौन सा, देखो, e रेज़ टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में a साइन bx माइनस b कॉस bx ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। ऑब्जर्व करो, आज से आगे याद रखना, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ यानी e रेज़ टू पावर ax के साथ साइन bx का टर्म हो, a और b के जगह कोई अलग वैल्यूज हो सकते हैं, बट तरीका ये वाला रहेगा। ओके, और अगर e के साथ साइन आ सकता तो क्वाइट सिंपल, यहाँ पे e के साथ कॉस भी आ सकता है। इसको आप बराबर ऑब्जर्व करो, e रेज़ टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कॉस bx प्लस b साइन bx। अब आप ये दोनों फॉर्मूला को ऑब्जर्व करो तो आपको इसमें डिफरेंस समझ में आएगा। अगर बेटा e के साथ साइन है तो यहाँ साइन पहले आएगा और कॉस बाद में आएगा और बीच में माइनस आएगा। अगर e के साथ कॉस है तो कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा और बीच में प्लस रहेगा। पहले टर्म के साथ a जुड़ेगा और दूसरे टर्म के साथ b जुड़ेगा, आप दोनों में ऑब्जर्व कर सकते हो। ये भी एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको अगेन वापस याद रखना है। टोटल 7 स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके आंखों के सामने है। नाउ अब कुछ इंटीग्रेशन के ऐसे रूल्स है जो समझ कर ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो कम ऑन बेटा, हम कुछ रूल्स समझना चाहेंगे। रूल्स ऑफ आई बोले तो इंटीग्रेशन। देखो फिर क्या होगा। यहाँ पे हम पहला रूल समझेंगे इंटीग्रेशन का, दैट इज अगर सपोज कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ अगर कोई x का फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो बेटा आप डायरेक्ट इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो और इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x लिख सकते हो। कम ऑन, आप इसको बराबर ऑब्जर्व करिए। हाँ, अगर कांस्टेंट के साथ कोई भी x का टर्म मल्टीप्लाई में आया तो आप कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर, x का टर्म अंदर, और उसका करेंगे फिर आप इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन में दो x के फंक्शन है और सपोज दोनों के बीच में प्लस हो या माइनस हो, आप उस दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हो। और वो कैसे होगा देखो, तो यहाँ आएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx
प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, जी ऑफ एक्स डी एक्स। अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस आता है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो। सवाल है कि अगर सपोज दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आए तो क्या करना सर? तो बेटा उसके लिए आगे एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए, जिसको आप IBP बोल सकते हो। IBP बोले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है जिनको M1, M2, M3 ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उनको IBP का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस और महत्व है। लेकिन बेटा आपको आज इसका पहले बेसिक समझना पड़ेगा। इसको पढ़ाने से पहले मुझे आपको याद दिलाना है कि डेरिवेटिव में आप प्रोडक्ट रूल पढ़ते थे। डेरिवेटिव में जब दो x के टर्म्स मल्टीप्लाई में आते हैं तब आप उसको प्रोडक्ट लगाकर डेरिवेटिव लेते हो। तो समझ के चलो कि ये आप इसको मैचिंग करो। डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल वैसे इंटीग्रेशन का IBP है। सो इसमें कैसे होगा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी है और u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x, दोनों x के फंक्शंस होने चाहिए। तो देखो क्या होगा, फिर आप u को बाहर रखो और v का इंटीग्रेशन करो, माइनस यहाँ दो इंटीग्रेशन करना, बीच में ब्रैकेट है बेटा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन, वापस v का ही इंटीग्रेशन करो और आखिरी में u का डेरिवेटिव करो, ब्रैकेट कंप्लीट dx। आप एक चीज़ बराबर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे v का एक बार इंटीग्रेशन होता है और यहाँ v के दो इंटीग्रेशन होते हैं। लेकिन आप जो इंटीग्रेशन v का यहाँ आएगा वही इंटीग्रेशन अंदर लिखना, साइड में u का डेरिवेटिव करना और बाद में कंबाइन उस टर्म का इंटीग्रेशन करना। ओके, सो एक बात नीट एंड क्लीन दिमाग में रखो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कभी u का इंटीग्रेशन नहीं होता है, होता है सिर्फ v का इंटीग्रेशन, और u स्टार्टिंग में रहेगा और u एंडिंग पे रहेगा। तो आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो, तुझसे ही शुरू और तुझ पे ही ख़त्म, क्योंकि u आहे वो तमाम। आता आठवणीत नका जाऊ, परत या, कोणीच नसते कोणाचं, पहा इकडे। चला सर हे आम्हाला कळलं, पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रश्न आहे की IBPचा यूज़ काय। तो पहला यूज़ कळला तुम्हाला कि अगर दो x के टर्म्स मल्टीप्लाई में आएंगे तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, उस टाइम आपको IBP लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने बेटा लगभग 33 फॉर्मूलाज देखे, क्या आपने उस पूरे फॉर्मूले में कभी इंटीग्रेशन ऑफ log x देखा है? लगे तो आप वापस वो वीडियो देखकर या पूरे फॉर्मूलाज देखकर ऑब्जर्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ log x कहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बेटा लॉगरिथमिक टर्म का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, और सिर्फ log x का इंटीग्रेशन आपको करना है तो उसके लिए भी IBP मैटर करता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप इतना ही दिमाग में रखना। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x में आपको बता दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ log x है x log x माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो log x का इंटीग्रेशन करने के लिए भी आप IBP यूज़ करोगे। दूसरी बात, आप वापस इंटीग्रेशन के पूरे फॉर्मूला शीट को देखो, उसमें आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ऐसा कोई इनवर्स का फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो इससे ये कंक्लूड होता है कि लॉगरिथम का इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करना है तो उस टाइम आपको IBP का यूज़ करना पड़ता है। ओके ना, लेकिन अगेन वापस एक सवाल है कि सर फिर u और v डिसाइड कैसे होगा। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर log x आएगा तो log x तो एक सिंगल टर्म है, और आप बोल रहे हो कि log x के लिए IBP यूज़ करना है, और IBP में तो दो टर्म होते हैं u इंटू वी। तो बेटा लॉगरिथम टर्म समझो log x आया या सिर्फ tan इनवर्स x आया तो उसके साइड में दूसरा टर्म 1 एज ए ट्रीट करना पड़ता है, यानी log x इंटू 1, देन इट विल बी टू टर्म्स, लॉगरिथमिक एंड 1 इज अल्जेब्रिक। वैसे tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन पूछते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू में 1 ऐसा लेना, तो दो टर्म मल्टीप्लाई में, और तब जाके फिर उसको आप IBP लगा सकते हो, क्योंकि सिंगल टर्म को तो IBP यूज़ होगा नहीं, देयर इज ए नीड ऑफ टू टर्म्स इन मल्टीप्लीकेशन। ओके, और दोनों x के टर्म बोल रहे थे सर आप, तो 1 भी चलेगा, 1 इज अ कांस्टेंट, फिर दो टर्म आप मल्टीप्लाई में लेकर आगे बढ़ सकते हो। ओके नाउ, और कुछ इसको एक्सेप्शन है बेटा कि हर बार IBP यूज़ हो सकता है, लेकिन एक IBP में एक लीएट रूल है
उसको लाइट बोलते कुछ लोग लिएट बोलते, क्योंकि एक बात याद रखना, डेरिवेटिव में यू किसको भी बोलो, वी किसको भी बोलो, डजेंट मैटर, लेकिन आईबीपी में यू और वी बोलना भी एक कंसेप्ट है। यू किसको बोलना, वी किसको बोलना है, यानी यू और वी डिसाइड करने के लिए रूल है, उसका नाम है लिएट रूल। तो लेट मी क्लियर यहाँ टू डिसाइड यू एंड वी यूज ये रूल याद रखना, LRATE। यहाँ पे जो बेटा ये L है, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे ही बोलेंगे तो आपको log x, log ऑफ 1 + x ऐसी चीज़ें याद आई। उसके बाद I बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये प्रायोरिटीज है कि आप किसको u और किसको v बोलोगे तो आप इस सीक्वेंस से देखोगे। अब इनवर्स बोलने के बाद tan इनवर्स x, cos इनवर्स x एक्सेट्रा। ओके, नाउ a बोले तो AWA, ऐसा नहीं, यहाँ पे अलजेब्रिक होता है, हर जगह AWA रहेगा, लेकिन यहाँ का एक मीनिंग है अलजेब्रिक फंक्शन। और अलजेब्रिक फंक्शंस वी कैन से 1 x, x² एक्सेट्रा। उसके बाद t इज़ वेल नोन टू यू, ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे तो जैसे sec² x, cos 3x एक्सेट्रा। और आखिरी में आता है e बोले तो बेटा एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एग्जांपल जैसे e⁻x, a⁻x, 2⁻x लाइकवाइज। तो आप u और v डिसाइड करते समय इस प्रायोरिटी से आना, यानी दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले ये ऑब्जर्व करो क्या उसमें लॉगरिथमिक है क्या। लॉगरिथमिक होगा तो फिर उसको u बोल दो, फिर साइड वाले टर्म को डेफिनेटली v बोलना पड़ेगा। उसके बाद I बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आप अगर लॉगरिथमिक नहीं है तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ढूंढो, वो नहीं है तो फिर अलजेब्रिक ढूंढो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड देन एट द एंड एक्सपोनेंशियल अकॉर्डिंग टू दिस। और आगे बढ़ने से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हर जगह लिएट रूल यूज़ होगा ज़रूरी नहीं बेटा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जहाँ आईबीपी यूज़ होगा बट लिएट रूल यूज़ नहीं होगा, और उसको आप बोल सकते हो कि उस टाइम अगर यू और वी डिसाइड करना है तो लेट मी क्लियर यू, फिर वो दो में से उस फंक्शन को वी बोलना, पहले डिसाइड करना पड़ता है। फिर अगर दोनों सपोज ट्रिग्नोमेट्री के टर्म है और उसका इंटीग्रेशन के लिए अगर आपको आईबीपी लगाना है तो फिर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप लिएट रूल यूज़ करके तो यू और वी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक। तब आप लोगों को उसमें से v उसको डिसाइड करना पड़ता है जिसका इंटीग्रेशन इजीली होता है, क्योंकि आप देख सकते हो आईबीपी में इंटीग्रेशन v का होता है। सो व्हेन लिएट रूल फेल्स देन डिसाइड v फर्स्ट एंड डिसाइड v ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर विच इंटीग्रेशन इज इजीली पॉसिबल। उस फंक्शन को आप v बोलना जिसका इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल हो, और एक बार v डिसाइड हो गया तो उसके बगल या साइड में जो फंक्शन रहेगा उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट u बोलोगे। सो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दिस बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप सो यू एंजॉयड द थिंग्स। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और लड़ते जाएंगे।